चौराहों पर हम कितनी सारी मूर्तियां देखते हैं। मतलब महान विचारकों के नाम के पत्थर लग जाते हैं, फूल भी चढ़ जाते हैं और फिर अक्सर उनके विचार बस उसी पत्थर में कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम B.R. अम्बेडकर जैसे दूरदर्शी विचारक के सिद्धांतों को सिर्फ भाषणों से निकालकर सीधे किसी राज्य के एजुकेशन सिस्टम या सरकारी दफ्तरों में फिट कर दें, तो कैसा होगा? वैसे अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ और स्मार्ट टॉपिक समझना पसंद है, तो आप मेरा YouTube चैनल IA Zen जरूर चेक कीजिएगा, जहां मैं तैयारी की बेहतरीन रणनीतियां और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करती हूं। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का टॉपिक इसी विचार पर है। हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च पेपर है जिसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, अम्बेडकरिज्म इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश। ये टॉपिक ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि होता क्या है कि इतिहास अक्सर हमारे इतने बड़े विचारकों को सिर्फ एक मूर्ति या किसी खास समुदाय के नेता तक ही सीमित कर देता है, जबकि असलियत तो यह है कि अंबेडकर आधुनिक भारत की पूरी संवैधानिक कल्पना के मेन आर्किटेक्ट थे। मतलब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का अर्थ सिर्फ उनकी पूजा करना नहीं है, बल्कि उनके उन छुपने वाले सवालों को और उनके सॉल्यूशंस को रोजमर्रा के शासन में लागू करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस रिसर्च पेपर में ना आंध्र प्रदेश के एक विशिष्ट राजनीतिक पार्टी YSRCP और उनकी नीतियों का एनालिसिस किया गया है। अब राजनीति में तो विचारधाराएं हावी हो ही जाती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम एकदम तटस्थ रहकर सिर्फ इन नीतियों के मैकेनिक्स को समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। हाँ, ये तटस्थता बहुत जरूरी है। मतलब जब हम किसी नीति का चीरफाड़ करते हैं ना, तो फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो नीति जमीन पर एकदम निचले तबके के इंसान की जिंदगी को कैसे बदल रही है। क्या वो सिर्फ कल्याण के नाम पर खैरात है या सच में उसे गरिमा और अधिकार दे रही है? गरिमा, हाँ, यही वो शब्द है जिस पर इस रिसर्च पेपर का पहला हिस्सा फोकस करता है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर अंबेडकर के विचारों की बात की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश का नाडू नेडू प्रोग्राम, जिसके तहत सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा बदला गया और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई शुरू करवाई गई। लेकिन मुझे एक डाउट है यहाँ, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग सुधारने और अंग्रेजी लागू कर देने से क्या सच में सदियों पुरानी जो खाई है वो भर सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, और यहीं पर हमें शिक्षा को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब अक्सर सरकारें शिक्षा को सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने का टूल मानती हैं। बस स्कूल में एडमिशन हो गया और काम खत्म। लेकिन अंबेडकर के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था, वो इसे सोशल मोबिलिटी का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। अच्छा। हाँ, भारत में सदियों से ज्ञान और भाषा पर हमेशा एक एलीट क्लास का कब्जा रहा है। जो भाषा ग्लोबल मौकों से जुड़ी है, उस तक आम इंसान की पहुंच जानबूझकर रोकी गई। तो मतलब अगर हम आज के हिसाब से देखें तो अंग्रेजी आज का एक ग्लोबल पासपोर्ट है ना? और सदियों से ये पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहा है जो प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। जब कोई राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को सुलभ बनाती है, तो वो असल में उस ऐतिहासिक एकाधिकार को तोड़ रही होती है। पेपर के मुताबिक ये सिर्फ भाषा सीखने की बात नहीं है। जब एक गरीब बैकग्राउंड का बच्चा उसी भाषा में बात करता है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बोलता है, तो उसका जो आत्मसम्मान है ना, वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। सच में ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है कि स्कूल की वो टूटी फूटी इमारतें बच्चों को इनडायरेक्टली यही बताती थीं कि समाज में तुम्हारी जगह बस यहीं तक है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस पेपर में आत्मसम्मान को स्वास्थ्य सेवाओं से भी जोड़ा गया है। उसमें एक फैक्ट था कि कैसे एक अकेली मेडिकल इमरजेंसी पूरे परिवार को पीढ़ियों की गरीबी में धकेल सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत है। अंबेडकर साफ मानते थे कि शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा के बिना ये जो गरिमा शब्द है ना, ये एकदम खोखला है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई दिन रात इसी डर में जी रहा है कि बीमारी आई तो जमीन बेचनी पड़ेगी, तो वो इंसान कभी खुलकर जी नहीं सकता। सही बात है। इसलिए मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सिर्फ एक मेडिकल सुविधा नहीं है, एक तरह की गारंटी है कि आपकी मजबूरी आपका भविष्य तय नहीं करेगी। और यही गारंटी इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है।
वैसे आगे बढ़ने से पहले और गवर्नेंस के माइक्रो लेवल पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि ISN यूट्यूब चैनल पर मैं रेगुलरली ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस और नोट्स शेयर करती हूं जो आपकी समझ को और बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब इंसान अस्पताल या स्कूल से वापस अपने गांव आता है जहां पुरानी व्यवस्था आज भी हावी है, तो वहां क्या होता है? पेपर में ग्राम सचिवालय और एक माइक्रो गवर्नेंस मॉडल का जिक्र है जहां 50 से 60 घरों पर एक स्वयंसेवक मैप किया गया है जो घर बैठे सरकारी सेवाएं देता है। ये तो एकदम किसी हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम जैसा लग रहा है। सुनने में ये बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन इसका समाजशास्त्र बहुत गहरा है। महात्मा गांधी जैसे कई नेता पारंपरिक भारतीय गांवों को आदर्श मानते थे, लेकिन अंबेडकर इसके सख्त आलोचक थे। वो मानते थे कि हमारे गांव असमानता और जातिवाद के गढ़ हैं। हाँ, क्योंकि गाँव में तो पहले से तय होता है ना कि कौन कहाँ रहेगा और किसके पास पावर होगी। तो ये वॉलंटियर सिस्टम उस पुरानी व्यवस्था को कैसे तोड़ रहा है? देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हाशिए पर खड़े किसी इंसान को अपना जाति प्रमाण पत्र या पेंशन लेनी है, तो उसे रसूखदार अधिकारियों या गांव के प्रभावशाली लोगों के चक्कर काटने पड़ते थे। अरे हाँ, वो दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार करना। बिल्कुल। उस इंतजार में और गिड़गिड़ाने में एक तरह का अदृश्य अपमान होता था। ये रोज याद दिलाता था कि आप नीचे हैं और हम ऊपर। लेकिन जब सरकार का एक स्वयंसेवक सीधा आपके दरवाजे पर आकर सर्विस देता है, तो वो बीच के उस बिचौलिए को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि सिस्टम से उस सदियों पुराने अपमान को मिटाने का तरीका है। वाह, ये पर्सपेक्टिव तो बहुत ही अलग है। और जब हम पुरानी व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं तो महिलाओं का रोल सबसे अहम हो जाता है। अंबेडकर का हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1950 के दशक में उनका इस्तीफा लैंगिक समानता के लिए लिया गया एक बहुत ही कड़ा नैतिक रुख था। वो जानते थे कि महिलाओं की आजादी के बिना जाति का विनाश हो ही नहीं सकता। और इसी विजन को जमीन पर उतारने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए आर्थिक मदद सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई। साथ ही स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण भी दिया गया। तो जब पैसा सीधा महिलाओं के हाथ में जाता है तो ये समाज के पावर स्ट्रक्चर को कैसे बदलता है? सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है। जिसके हाथ में संसाधन होते हैं, फैसले लेने की ताकत उसी की होती है। पारंपरिक रूप से घरों में पैसे का कंट्रोल पुरुषों के पास रहा है, लेकिन जब पैसा सीधा एक माँ के खाते में जाता है तो घर का वो पदानुक्रम टूट जाता है। और वो उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई और न्यूट्रिशन पर खर्च करती हैं। सही कहा। और जब उन्हें ठेकों और पदों में हिस्सेदारी मिलती है तो वो सिर्फ लाभार्थी नहीं रहती बल्कि डिसीजन मेकर बन जाते हैं। यानी आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। पेपर का अगला हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर है, जहां अंबेडकर के सोच से प्रेरित होकर रायथू भरोसा केंद्र खोले गए हैं जो बीज से लेकर बिक्री तक की सुविधा देते हैं। और इसमें ST किसानों को ROFR पट्टे देने की भी बात है। ये पट्टे क्या होते हैं? ROFR मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। दशकों से जो आदिवासी जंगलों में खेती कर रहे थे, उनके पास जमीन का कोई कानूनी कागज नहीं होता था। उन्हें घुसपैठिया मान लिया जाता था। लेकिन जब राज्य सरकार उन्हें ये पट्टे देती है तो असल में उन्हें उस जमीन का कानूनी मालिक बना देती है। अच्छा, मतलब अब उन्हें कोई उनकी ही जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। एकदम सही। और वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव है। लेकिन इन सब बदलावों के बीच पेपर में एक चौंकाने वाली घटना का भी जिक्र है। विजयवाड़ा में 206 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस तो बनाई गई, वो समझ आता है। लेकिन जब एक नए जिले का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा गया तो इतना हिंसक विरोध हुआ कि नेताओं के घर तक जला दिए गए। मतलब सिर्फ एक नाम बदलने से इतना बवाल क्यों? क्योंकि नाम कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। किसी जगह का नाम ये बताता है कि वहां राजनीतिक पावर किसके पास है। जब आप एक जिले का नाम उस इंसान के नाम पर रखते हैं जिसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी, तो आप उस इलाके के भूगोल पर सामाजिक न्याय की मोहर लगा देते हैं। ओह, तो जिन लोगों को पुरानी सामंती व्यवस्था से फायदा होता था, उन्हें लगा कि ये उनके वर्चस्व पर सीधा हमला है। बिल्कुल। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जिस वर्ग पर उन्होंने पीढ़ियों तक राज किया, आज उसी के प्रतीक के नाम पर जिले की पहचान होगी।
रोंगटे खड़े करवेने वाला विश्लेषण है ये। और इसी सामंती जकड़न को तोड़ने के लिए अंबेडकर औद्योगिकरण को भी जरूरी मानते थे, जैसे पेपर में बंदरगाहों और फिशिंग हार्बर के विकास की बात है। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री या मशीन इस बात की परवाह नहीं करती कि उसे चलाने वाले की जाति क्या है। औद्योगिकरण लोगों को जन्म आधारित पहचान से बाहर निकालकर काम आधारित पहचान देता है। और इन सब को सस्टेन करने के लिए जरूरी है संवैधानिक नैतिकता। अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि शासन संस्थाओं के भरोसे चलना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति की सनक पर। हाँ, लोकतंत्र बहुत नाजुक होता है। संविधान सिर्फ एक लीगल किताब नहीं है, बल्कि निष्पक्षता की एक मॉरल कमिटमेंट है। पेपर में एक रेड बुक का जिक्र है कि कोई भी रेड बुक संविधान की जगह नहीं ले सकती। मतलब वो डायरी जिसमें राजनेता अपने दुश्मनों के नाम लिखते हैं बदले के लिए। राजनीति में तो अक्सर पर्सनल दुश्मनी हावी हो जाती है ना। यही तो सत्ता का सबसे बड़ा टेस्ट है। जब आपके पास पुलिस और प्रशासन की ताकत हो तो उसका गलत इस्तेमाल करने का प्रलोभन बहुत होता है। लेकिन अम्बेडकरवादी शासन का मतलब है उस ताकत पर खुद लगाम लगाना। संस्थाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, और ना जनता का भरोसा उठ जाएगा। और न्याय हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो हाशिए पर है। जैसे पेपर के आखिर में बताया गया है कि दलितों को, चाहे वो ईसाई या मुसलमान ही क्यों ना बन जाए, उन्हें एससी का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि भारत में जाति का दंश सिर्फ धर्म बदलने से खत्म नहीं होता। सामाजिक कलंक धर्म की सीमाओं से बहुत आगे जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अंबेडकरवाद सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश एजुकेशन, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और बिना बदले की भावना वाला संवैधानिक शासन सब शामिल है। बिल्कुल, और ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि क्या सरकारी नीतियां सिर्फ खैरात हैं या वो सच में गरिमा दे रही हैं। सही कहा। जो नीति आपको सरकार पर हमेशा के लिए निर्भर कर दे, वो अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकती। आज हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक नया सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो आज के डिजिटल युग से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या? अगर अंबेडकर ने कारखानों को जातिगत बेड़ियां तोड़ने का टूल माना, तो आज के एआई और डिजिटल क्रांति के दौर में क्या तेज इंटरनेट तक पहुंच न होना एक नया अदृश्य अलगाव पैदा नहीं कर रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसा डिजिटल डिवाइड जो नई तरह की सामाजिक खाई बना रहा है। हाँ, जरा सोचिए, अगर अंबेडकर आज होते तो क्या वो डिजिटल समानता को आधुनिक भारत का नया संवैधानिक अधिकार मानते? क्या डिजिटल दुनिया से बाहर रह जाना आज का नया सामाजिक बहिष्कार है? ये सोचने वाली बात है कि गरिमा और न्याय की परिभाषाएं समय के साथ कैसे बदलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और श्रोताओं, आप भी इस पर जरूर सोचिएगा कि क्या हमारी नई तकनीकें हमें एक समान धरातल पर ला रही हैं या फिर अदृश्य दीवारें खड़ी कर रही हैं। और हाँ, ऐसे ही स्मार्ट और इन डेप्थ कंटेंट के लिए YouTube पर आइजीन को एक्सप्लोर करना मत भूलना। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और गहराई में जाते रहिए।